जय हिंद। राम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं भारत का राष्ट्रपति। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस पक्का आते हैं। ठीक है, तो ये जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये वास्तव में क्या होते हैं? ये संघीय कार्यपालिका का एक अंग होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संघीय कार्यपालिका के अंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो जब भी हम बात करते हैं संघ की या संघीय कार्यपालिका की, तो हम बात कर रहे होते हैं किसकी? केंद्र सरकार की। ठीक है ना। हमेशा संघ का मतलब क्या होता है? केंद्र सरकार या यूनियन। ठीक है, तो देख लो केंद्र सरकार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहली बात, राष्ट्रपति आप देख सकते हो यहाँ पे राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति क्या है? संघीय कार्यपालिका का एक भाग है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति। उसके अलावा उपराष्ट्रपति भी क्या है? संघीय कार्यपालिका का एक पार्ट होता है। फिर मंत्री परिषद आता है, इसका अनुच्छेद 74 है। उसके बाद महान्यायवादी आते हैं, इसका आर्टिकल 76 है। और फिर आते हैं CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, महालेखा परीक्षक बोलते हैं इसको। तो ये भी कहाँ आते हैं? भारत के संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, और इसका अनुच्छेद है 148। ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, यहाँ पर मंत्रिपरिषद से मतलब है केंद्र की मंत्रिपरिषद से, महान्यायवादी और CAG कैग। ठीक है ना, ये सब क्या है? संघ की कार्यपालिका के पहलू हैं, अंग हैं। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि इमेज में है, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, और जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं भारत के, ये 14th नंबर के हैं। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं हमारे? तो अभी जो रामनाथ कोविंद जी हैं, ये भारत के 14th मतलब 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये 14th नंबर के हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, उनकी बात करें तो वो लोग 3 रहे हैं, तो उस हिसाब से ये 17वें नंबर के हैं। ठीक है, और इन पर्सन बात करें व्यक्तिगत रूप से, तो ये भारत के कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और 3 लोग रह चुके हैं, जैसे कि VV गिरी रह चुके हैं। उसके बाद एक रहे थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, उसके बाद रहे थे BD जत्ती। ये 3 लोग क्या थे? एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो उस हिसाब से ये 17वें नंबर के हैं। बट ये क्रम आप याद रख लेना, अगर आपसे कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो कोविंद जी हैं ये कौन से नंबर के, कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो इनका क्रम है 14वां क्रम है। ठीक है ना, 14th नंबर के ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो आप इमेज में देख सकते हैं ये कौन है। सबसे पहले देख लो आप, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद ये हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये हैं अपने VV गिरी साहब। ठीक है, उसके बाद ये हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फ़खरुद्दीन अली अहमद है ये। उसके बाद ये है नीलम संजीवा रेड्डी। उसके बाद ये ज्ञानी जैल सिंह है, ये सिख राष्ट्रपति थे हमारे। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह है ये। इसके बाद ये है R वेंकट रमन। ये कौन है? ये R वेंकट रमन है। उसके बाद ये है शंकर दयाल शर्मा। ठीक है ना, SD शर्मा है ये। उसके बाद ये आप KR नारायण साहब को देख सकते हैं, KR नारायणन इनका नाम था। ये कलाम जी, एवरीबॉडी नोज हिम। ठीक है ना, तो ये कलाम जी हैं। ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। ठीक है, और ये प्रणब मुखर्जी। और ये हैं हमारे अभी के राष्ट्रपति कौन? ये हैं रामनाथ कोविंद जी, जो 14th नंबर के राष्ट्रपति हैं हमारे भारत के। अब अपन इनका कार्यकाल देख लेते हैं एक शॉर्ट में, फटाफट इसको देख लेते हैं। जो राजेंद्र प्रसाद था सॉरी, जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक था। ठीक है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 62 से 67, जाकिर हुसैन 67 से 69, VV गिरी ये सबसे पहले कार्यवाहक थे, फिर बाद में ये फुल टाइम बनेंगे। ठीक है, तो 69 में ये थे कुछ समय के लिए कार्यवाहक। उसके बाद आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है ना, ये भी कुछ समय के लिए थे कार्यवाहक। उसके बाद फुल टाइम कौन बनते हैं? VV गिरी साहब वंस अगेन। उसके बाद 5वें नंबर के कौन बने? फ़खरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 तक। फिर बनते हैं कौन? BD जत्ती। ठीक है ना, ये कार्यवाहक थे। बसप्पा दानप्पा जट्टी इनका नाम था। ये 1977 में बने थे कुछ समय के लिए। फिर आते हैं फुल टाइम कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, 77 से 82 82 तक। फिर आते हैं ज्ञानी जैल सिंह, ये 82 से 87 तक आए थे 5 साल के लिए। फिर आते हैं R वेंकट रमन साहब 87 से 92। फिर आते हैं शंकर दयाल शर्मा 92 से 97। ठीक है, और फिर आते हैं KR नारायण, ये 97 से 2002 तक। ठीक है ना, 97 से 2002 तक ये थे। उसके बाद कलाम साहब आते हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब 2002 से 2007 तक।
ठीक है। फिर प्रतिभा पाटिल बनती हैं, ये भारत की पहली, अभी तक पहली और आखिरी यही हैं, 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर आते हैं प्रणब मुखर्जी, ठीक है ना, ये सेकंड लास्ट है। इनसे पहले जो अभी हमारे वर्तमान है, इनसे पहले प्रणब दा थे, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो 2012 से 17, और सबसे लास्ट में कौन है, रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो ये अभी तक हैं, ठीक है, ये अभी तक हैं 2017 तक। अब हम डिटेल से देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, डिटेल से देख लेते हैं। तो पहली बात, सबसे पहले संविधान के भाग 5, ठीक है ना। भाग 5 में क्या पढ़ा था आपने, भाग 5 में आपने संघ पढ़ा था, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग फिर से वो वाली लिस्ट देख लें कि जो संविधान के भाग हैं उसमें क्या है, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो ये है हमारे संविधान के भाग, इसको आप फटाफट एक बार देख लीजिए। भाग 1 में आपने क्या पढ़ा था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। 2 में पढ़ा था आपने नागरिकता, 3 में पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक, 4 में आपने पढ़ा था डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4 का ए में था मूल कर्तव्य, ठीक है। और जो बात कर रहे हैं अपन संघ, ठीक है ना, भाग 5 में क्या पढ़ा था आपने, संघ, ठीक है ना, संघ, उसके बाद राज्य, उसके बाद स्पेशल स्टेट्स, उसके बाद यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। फिर आपने 9 में पंचायती राज पढ़ा था। तो भाग 5 में क्या है, संघ, ठीक है ना। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक ये क्या है, संघ मतलब यूनियन, और जो राष्ट्रपति हम पढ़ रहे हैं ये इसी का पार्ट होता है। अब बात करते हैं संघ की कार्यपालिका का। तो भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक, 52 से 78 तक क्या है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, ठीक है। अब देखो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, ये मैं आपको बता चुका हूँ, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, इसमें कैग छूट गया, कैग भी इसी का पार्ट होता है, और कैग आता है, ठीक है ना। ये सब क्या है, कार्यपालिका के महत्वपूर्ण अंग हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का ये जो राष्ट्रपति है ना, ये क्या होता है, भारत का राज्य प्रमुख होता है, ठीक है। मतलब पूरे के पूरे देश का ये रिप्रेजेंटेट करते हैं। वह भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है ना। और राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का प्रतीक होता है, ठीक है। आपको एक लाइन में याद रख लेना है कि ये हमारे संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है ना। संवैधानिक प्रमुख होते हैं कौन, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। आपको पता ही होगा भारत में सबसे सर्वोच्च क्या है, भारत का संविधान, और उस संविधान का प्रमुख कौन है, सिंबॉलिक प्रमुख कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं राष्ट्रपति, ऐसे आपको याद रखना है इसको। अब हम फटाफट देख लेते हैं जो संविधान के अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं, उसको फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो भारत का राष्ट्रपति का जो वर्णन है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल, ये है अपना 52 से 61 तक, ठीक है ना, 52 से 61 तक। तो आप एक बार इसको रीड कर लो, कोशिश करो अभी याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है ना, इसमें प्रोविजन किया हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में है निर्वाचन की रीति प्रोसेसिंग, ठीक है। और 56 में क्या है, पदावधि, इसका टेन्योर जो होता है 5 साल का ये, ठीक है। 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, ये कहाँ पर है, 57 में है। 58 में क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएं, मतलब एलिजिबिलिटी होती है कुल मिला के। देखो 57 में क्या था, पुनर्निर्वाचन, अगर दोबारा नियुक्त होते हैं तो, ठीक है। इसमें क्या है, नॉर्मल, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये है 58 में। 59 में क्या है, शर्तें, जो हम नहीं मानते हैं, निगेटिविटी से याद रखना है इसको। 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान, और 61 में क्या है, महाभियोग, इम्पीचमेंट, इनको मतलब पद से हटाने की प्रक्रिया। अब कोशिश करो कि 52 से 61 अभी के अभी याद हो जाए। 52 और 61 हमेशा याद रख लेना, जो फर्स्ट होता है और जो लास्ट होता है इसको याद ही रख लेना। फर्स्ट में क्या होगा, राष्ट्रपति, तो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 52 से, तो 52 में भारत का राष्ट्रपति। और 61 में क्या था, इम्पीचमेंट, मतलब महाभियोग, इनको हटाने की पद्धति प्रक्रिया जो भी है, ठीक है। तो ये दो याद हो गए आपको। अब 53 कैसे याद रखोगे, 53 में क्या है, 3 को रिलेट करना है, 3, ठीक है। अब देखना शक्ति में भी कितने अक्षर आते हैं, लगभग 3 अक्षर आ जाते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है। 3 से कार्यपालिका की जो शक्ति होती है ना, इसमें 3 वर्ड होता है शक्ति में, और 53 का जो 3 है इसे इसको रिलेट कर लेना है, ठीक है। तो शक्ति को 3 से याद रखने की कोशिश करना। अब आगे क्या है, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो इसको ना 4 से याद रखने की कोशिश करना। निर्वाचन में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो निर्वाचन को 4 से याद रखना, ठीक है ना। तो 54 में क्या है, निर्वाचन,
अब 55, अब 55 में क्या है, निर्वाचन की रीति। अब देखो निर्वाचन 2 बार आ गया, ठीक है ना, निर्वाचन 2 बार आ गया, तो इसको कैसे याद रख लो, देखना 55 में भी 5 2 बार आ रहा है, ठीक है ना, एक बार 5 आया, फिर से 5 आ गया। सिमिलरली 54 में भी निर्वाचन आया, ठीक है ना, और 55 में भी निर्वाचन आ गया। तो इसको आप इस कॉन्सेप्ट से याद रखने की कोशिश करना, ठीक है, कि निर्वाचन पहले एक बार आ गया, फिर दोबारा निर्वाचन आ गया। वैसे ही 55 जो है ना, 5 2 बार आ रहा है, एक बार 5 आया, फिर 5 आ गया। तो निर्वाचन और निर्वाचन की रीति ये दोनों एक साथ है। सबसे पहले आएगा निर्वाचन, उसके ठीक बाद आएगा निर्वाचन रीति। तो 54 एंड 55 इन दोनों को एक साथ याद रखना है। अब देखना 56 को कैसे याद करते हैं। 56 में क्या है, 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब इनका जो टेन्योर होता है, ठीक है। अब 56 को आप उल्टा करके लिख दो, ठीक है ना, इसको उल्टा करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा 65, ठीक है ना। वी ऑल नो कि इनका जो एज होता है रिटायरमेंट का, ये कितना होता है 65 होता है, ठीक है। तो 56 को उल्टा कर देंगे तो 65 बन जाएगा, और ये इनका रिटायरमेंट का एज होता है, ठीक है। तो याद हो गया, 56 को 65 मान के चल लो, ठीक है ना, उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा पदावधि, ठीक है ना, इनका कार्यकाल। 57 और 58 इन दोनों को आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कुछ ऐसा कोई कारगर ट्रिक है नहीं। तो 56 में क्या है, आपने पढ़ लिया, पदावधि उल्टा कर दिया। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है, अगर वो री इलेक्ट होते हैं तो क्या उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। फिर 58 में क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ, ठीक है, अगर राष्ट्रपति बनना है तो क्या चाहिए उनको, अहर्ताएँ, ठीक है। तो मैं पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि पुनर्निर्वाचन का जो प्रावधान है पहले आएगा, और जो नॉर्मल मतलब फ्रेश जो एलिजिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो बाद में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 है तो आप इससे भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। देखो 8 किसका कोड होता है, माँ का, ठीक है ना, मॉम का कोड होता है। माँ हमें क्या करती है, एलिजिबल बनाती है, योग्य बनाती है। तो आप ऐसे भी याद रख लेना, जो राष्ट्रपति की योग्यताएं होंगी ना, अहर्ताएं, वो कहाँ मिलेगी 58 में, क्योंकि पहले ही जो पाठशाला माँ होती है वही हमें योग्य बनाती है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो पुनर्निर्वाचन कहाँ पर मिलेगा 57 में, ठीक है ना, और अहर्ताएं कहाँ मिलेंगी राष्ट्रपति की 58 में। 59 में क्या है, शर्तें, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, ठीक है ना, हमने हमेशा देखा आर्टिकल 49 हो, या फिर जो हमने कर्तव्य पढ़ा था मौलिक कर्तव्य, उसका 9वां पार्ट हो, ठीक है, या फिर अनुसूची हो, 9 जो भी हो, मतलब ठीक है ना, जैसे कि हम राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों का संरक्षण नहीं करते हैं तो नो, इसको 9 से याद करवा दिया था। गांव में रहना है तो नो, 9 से याद करवा दिया था। वैसे ही शर्तें मानने हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं, इसको ऐसे आप याद रख लेना, ठीक है। तो 9 जो है ना, 9 को आप निगेटिविटी से रिलेट करके याद रख लेना है कि हमें जब भी टर्म एंड कंडीशन मानने की बात आती है तो अपन बोलते हैं नो, ठीक है ना, मैं नहीं मानूंगा, शर्तें नहीं मानते हैं अपन, ठीक है। तो 9 में क्या होगा, शर्तें, और 60 में क्या है, शपथ, ठीक है ना। 59 शर्तें और 60 में क्या है, शपथ, ठीक है। तो सबसे लास्ट में सब सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, शपथ, ठीक है ना, ओथ टेकिंग। और अगर फिर भी मतलब कोई दिक्कत हो गया तो सबसे लास्ट में क्या हो गया, महाभियोग लगा दिया उनके ऊपर, इम्पीचमेंट लगा के उसको हटा दिया पद से। तो इस प्रकार से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति से संबंधित उसको याद रखने की, ठीक है। 3 मतलब 53 में शक्ति, 54 में निर्वाचन, है ना, 55 में निर्वाचन की रीति, 56 को उल्टा कर देंगे तो कार्यकाल, 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता, 58 में नॉर्मल जो निर्वाचन होता है उसके लिए एलिजिबिलिटी, 59 शर्तें, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देख लिया। अब हम इन अनुच्छेदों को थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं, ठीक है। जो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो लोग मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं, उनके लिए ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, 53 में क्या था, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बातें याद रखनी होगी आपको। एक तो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन इसका जो प्रयोग है ना वो किसके द्वारा करेगा, मंत्रिमंडल के द्वारा, अपने अधीनस्थों के द्वारा। दूसरा, जो हमारा सैन्य बल होता है, जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो बाकी के जो फोर्सेज होते हैं, इसका हेड कौन होगा, राष्ट्रपति। और सेम, और उन जो मिलिट्री पावर होता है उसका भी जो प्रयोग है कैसे करेगा, अपनी अधीनस्थों के, जो अपने अधीनस्थ हैं, सब ऑर्डिनेट्स हैं, उनके सलाह से करेंगे, ठीक है। तो ये 2 बातें आपको याद रखना है। यहाँ पढ़ सकते हैं कि पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा,
ठीक है ना। इतना लंबा आप मत सोचो, बस ये याद रख लेना कि जो हमारे रक्षा बल हैं, ठीक है ना, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, उसका हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। बस इतना याद रखना है। पहला, संघ का कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। दूसरा, जो हमारे फोर्सेज होते हैं उनका भी चीफ राष्ट्रपति होता है। 54 में हमने पढ़ा था निर्वाचन, ये 4 लेटर से याद रखना है 54 को, निर्वाचन। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना के लेके आऊँगा आपके लिए, थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है ना। अभी के लिए बस आप याद रख लो कि कौन कौन शामिल होते हैं और जो मेथड है, जिस मेथड से इनका निर्वाचन होता है उसका नाम क्या है। तो पहला देखो कौन शामिल होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। इसके सिर्फ इलेक्टेड, जो लोग इलेक्शन लड़के आए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, मतलब जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, सिर्फ वही भाग लेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नॉमिनेटेड होते हैं, जो चुन लिए जाते हैं, वो लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना, सेम चीज़, जो राज्य में विधानसभा होते हैं वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, अगेन जो नॉमिनेटेड हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर आपने देखा राज्य है, राज्य है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पष्टीकरण है, आप इसको भी देख लो। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश से कौन कौन शामिल होते हैं, तो यहाँ पर 2 था पहले। एक तो दिल्ली, दिल्ली का जो NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हो आप कि 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मतलब NCR, और पौंडीचेरी, ठीक है ना, जो पुद्दुचेरी जिसको बोलते हैं, ये 2 था। बट अभी आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो ये जो जम्मू कश्मीर है ना, यहाँ पर भी क्या होगा? विधानसभा का गठन होगा। ठीक है, तो अब इसमें 3 हो जाएंगे, एक तो दिल्ली है, ठीक है, दूसरा पौंडीचेरी है और दिल्ली। ठीक है ना, जब अगला जो राष्ट्रपति चुनाव होगा उसमें जम्मू कश्मीर के, सॉरी मैंने दिल्ली बोल दिया, उसमें जम्मू कश्मीर के कौन शामिल होंगे? वहाँ के भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी शामिल होंगे। ठीक है, तो राज्यों के इलेक्टेड मेंबर्स प्लस इन 3 यूटीज़ के, यूनियन टेरिटरीज़ के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो शामिल होंगे किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब देखो यहाँ पे ये नाम है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ये अनुच्छेद, ये अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 55। ठीक है ना, राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति मतलब प्रोसेस क्या है। तो 2 बातें याद रख लेना है। एक तो है एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है ना, एकल संक्रमणीय पद्धति, इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। पहली बात ये है। और दूसरा क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो अभी के लिए आप याद रख लेना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। ठीक है ना, बाकी मैं इसके ऊपर एक नया वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग को बहुत अच्छे से वहाँ पे बताऊँगा मैं। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लो। नॉर्मली क्या होता है, मान लो कि एक चार्ट मैं बना ले रहा हूँ यहाँ पर, ये लोग कैंडिडेट हैं A, B और एक और मान के चलो C, 3 लोग हैं कैंडिडेट। ठीक है, और यहाँ पर वोटर्स हैं, मान के चलो कि ये लोग वोटर्स हैं, XYZ वोटर्स हैं। ठीक है, तो इनमें ना क्या होगा कि प्रेफरेंस ये कर सकते हैं कि जो X है ना, ये A को क्या किया, A को ऑप्शन C में रखा, B को ऑप्शन A में रखा और D को ऑप्शन B में रखा। मतलब इनकी प्रथम प्रायिकता क्या है? प्रथम प्राथमिकता B को दिया। Y ने भी क्या किया? A को A माना, ठीक है ना, सॉरी B को A दिया, A को मान के चलो कि B दे दिया और इसको C दे दिया। तो जिसको सबसे ज़्यादा A मिलेंगे ना, वही क्या बनेंगे? राष्ट्रपति। तो ये प्रोसेस होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब वोट तो सिंगल ही रहेगा, लेकिन ये अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होता रहता है। तो दिस इज़ कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड। ठीक है ना, एकल संक्रमणीय मत। अब 56 का देख लो, 56, इसको मैंने कैसे याद रखवाया था, इसको अगर आप उल्टा कर दोगे, पलट दोगे, तो ये बन जाएगा 65, और 65 साल का होता है कार्यकाल। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पदावधि पद ग्रहण की तारीख से लेकर कितने 5 वर्षों तक की अवधि तक के लिए होता है। पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए ये अपना पद धारण करते हैं, तो ये याद रख लेना, ईजी है। 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है, देखो जैसे कि अमेरिका में होता है और बाकी देश में भी हो सकता है कि वहाँ पर जो राष्ट्रपति होंगे वो केवल 2 बार, ठीक है ना, वो राष्ट्रपति के पद पर केवल 2 बार इलेक्ट हो सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। बट भारत में ऐसा नहीं है, पुनर्निर्वाचन के लिए वो जितनी बार चाहें उतनी बार बन सकते हैं।
ठीक है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता है, बट ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो एक ही बार बने या 2 ही बार बने या 10 बार बने, ठीक है। वो जितनी बार चाहे बन सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। 58 में क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अहर्ताएँ, ठीक है ना। तो अहर्ता का मतलब एलिजिबिलिटी होता है, योग्यता होता है, और माँ हमें योग्य बनवाती है, ठीक है। तो 58 से आप इसको याद रख लेना, 58 कोड होता है माँ का, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है राष्ट्रपति बनने के लिए। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए तभी योग्य होगा जब वह पहला सबको बनता है भारत का नागरिक हो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। एज तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। और उसकी जो एलिजिबिलिटी है एक लोकसभा सदस्य जितनी होनी चाहिए, मतलब ही मस्ट पजेस द एबिलिटी ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ लोकसभा मेंबर, ठीक है ना। तो लोकसभा का सदस्य की जो भी योग्यताएं होती हैं वो एक राष्ट्रपति में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लो कुछ और बातें हैं इसमें। ये कहता है कि लाभ के पद पर ना हो, ठीक है ना, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। तो लाभ का पद क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण नीचे भी है। तो कुल मिला के लाभ का पद पर ना हो, ठीक है, ऐसा। अब एक उदाहरण देख लो, जब कोविंद जी राष्ट्रपति बने थे उसके पहले वो कौन थे, वो बिहार के राज्यपाल थे। उसके बाद वो क्या बन गए, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसी से संबंधित स्पष्टीकरण है, क्लेरिफिकेशन, आप इसको देख लो। इस अनुच्छेद के प्रायोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझाया जाएगा जब वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल है या संघ का राज्य मंत्री है। कुल मिला के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर राज्य में एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ठीक है ना। कुल मिला के ये लोग अगर इस पद पर हैं तो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, बशर्ते ही हैज़ टू रिजाइन, ठीक है ना। पद ग्रहण से पहले, राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने से पहले उसको अपने पद से रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के एमपी हो, एमएलए हो, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, बट ही हैज़ टू रिजाइन फर्स्ट। अब देखो 59 में क्या है, शर्तें। इसको मैंने याद करवाया था निगेटिविटी से, 9 मतलब निगेटिविटी, शर्तें माननी है क्या, नहीं माननी है, तो ऐसे इसको याद रख लेना। तो शर्तें क्या है, जो भी कंडीशंस होता है वो सब इसमें रहता है, ठीक है ना। जितने भी पद होते हैं सब में क्या है, शर्त होती हैं, ठीक है। उनके काम करने की तरीके, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। तो राष्ट्रपति का पद की शर्तें 59 में है। 60 में शपथ है, ठीक है ना, 60 में शपथ है। तो शपथ कौन दिलवाते हैं इनको, इनको शपथ दिलवाते हैं उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है ज्येष्ठतम, इसका मतलब ये है, ये संविधान की भाषा है, सेम टू सेम मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं वही क्या बनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। तो वही कौन है जो शपथ दिलवाते हैं भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और ये अपना रिजाइन किसको करते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, ठीक है, ये भी याद रख लेना अभी। ये एक फॉर्मेट है इसका कि शपथ किस रूप में, ये आप देख लो एक नज़र, कोई वैसे काम का नहीं है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं रामनाथ कोविंद श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, ठीक है ना। पूरी योगी, तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब कहीं रटी रटाई चीज़ें हैं। या आगे आगे सीजेआई बोलेंगे, पीछे पीछे हमारे राष्ट्रपति जी बोलेंगे, और इस प्रकार इनका शपथ पूरा होता है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसकी भी अलग से वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। राष्ट्रपति के महाभियोग से चीज़ें, कुछ चीज़ें आप यहाँ समझ लो, बाकी मैं एक वीडियो छोटा सा लेके आऊँगा उसमें और बढ़िया से बता दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी राष्ट्रपति क्या करे, अपने पद का दुरुपयोग करे, तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है, ठीक है। ये भी हमने यूएसए के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट हैज़ बीन टेकन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीज़ें होती है, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो संसद का कोई भी सदन आरोप लगा सकता है, ठीक है ना। ये देखो कहीं पर भी इनिशिएट कर सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी। अब देखो आरोप कब कब नहीं लगता है, इसको मैं अपने शब्दों में बता देता हूँ, ठीक है ना। अब इसके ऊपर इम्पीचमेंट लगाना बहुत टफ काम होता है। सबसे पहले आपको रिटेन में सूचना देनी होगी, और ये जो प्रस्ताव होता है इम्पीचमेंट का, जो प्रस्ताव होता है, संकल्प प्रस्ताव, इसको ना 1/4 जिस भी हाउस में ये आ रहा है, लोकसभा या राज्यसभा, वहाँ पर उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 1/4, ठीक है ना, 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर करवा के अपने जो भी चेयरमैन होंगे, चाहे तो सभापति राज्यसभा के, नहीं तो लोकसभा के जो चेयरमैन होंगे, उनको अपना आशय प्रकट करना होता है। तो सबसे पहले द इम्पीचमेंट ड्राफ्ट शुड बी अटेस्टेड बाय 1/4 मेंबर ऑफ द कंसर्न्ड हाउस, ये याद रख लेना। उसके बाद
जो भी कंसर्न्ड हाउस है, जो भी लोकसभा या राज्यसभा है, वहाँ पर ये विशेष बहुमत से पास हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो नॉर्मली वोटिंग क्या होता है, कोई भी बिल लाया गया किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो काउंटिंग करवा ली जाती है। अगर फेवर में ज़्यादा लोग हैं तो वो पास माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2/3 सदस्यों के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको पास किया जाएगा। ठीक है ना, कम से कम 2/3 सदस्य, मतलब मेजोरिटी होना चाहिए। ठीक है ना, मेजोरिटी होना चाहिए। अब मान के चल लो कि अगर कितने सदस्य हैं लोकसभा में, मैक्सिमम हो सकते हैं 545, तो 545 डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है ना, तो ये जितना भी होगा इतने सदस्यों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, इसको पास किया। तो ये लगभग 164 165 के आसपास जाएगा। ठीक है ना, आप लोग इसको करके देख लेना। मान के चलो कि फुल स्ट्रेंथ है लोकसभा में और वहाँ पर इम्पीचमेंट लाना है, किसके लिए, अपने राष्ट्रपति के अगेंस्ट, तो मिनिमम 163 इतने लोगों के द्वारा समर्थित होना चाहिए। ठीक है, ऐसा। अब देखो मान लो कि लोकसभा ने क्या किया है, लोकसभा ने इम्पीचमेंट प्रस्ताव लेके आया है, तो राज्यसभा का काम है, या फिर राज्यसभा ने इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाया है, तो लोकसभा के काम है कि ये जेन्यून है कि नहीं, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये जो राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है, ये कहीं ऐसे तो नहीं कि मतलब उसको डिफेम करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए लाया जा रहा है। तो दूसरा हाउस जो है वो क्या करेंगे, हमेशा इसको क्रॉस चेक करेंगे कि ये जेन्यून है या नहीं। अगर ये पता चल गया ये जो है आरोप जो है मतलब गलत है, तो वो डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आरोप जो भी लगाया गया था राष्ट्रपति के ऊपर वो प्रूव हो गया, ठीक है ना, तो जिस दिन ये प्रस्ताव पारित होता है दोनों हाउसेस में, सेम विद इमीडिएट इफेक्ट ही हैज़ टू लीव हिज पोस्ट, उसको अपना पद खाली करना पड़ेगा। तो ये है इम्पीचमेंट। ठीक है, अब देखो एक और अनुच्छेद है 62। इसमें क्या होता है कि मान लो कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, ठीक है, बीमार पड़ गए या कुछ भी हो गया, मतलब कोई ऐसा आकस्मिक काम हो गया, मतलब इमरजेंसी वाला सिचुएशन है, उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो चीफ जस्टिस होते हैं वो संभालेंगे एज अ एक्टिंग। ठीक है, तो कुछ सर्टेन कंडीशन में जो राष्ट्रपति का पद होता है वो फिलअप करने के लिए आर्टिकल 62 हमें अधिकार देता है। ठीक है, तो ये था राष्ट्रपति से संबंधित सारी चीज़ें। राष्ट्रपति से संबंधित एक दो और वीडियोस मैं लेके आऊँगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, बस हमने आर्टिकल कवर किए हैं अभी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो आप कोशिश करना इन सभी चीज़ों को कंठस्थ करते चलो। खासकर ये जो आर्टिकल्स आपने पढ़े 52 से 61 या 62 तक, इन सब चीज़ों को आज के आज आप याद कर लो, इसके प्रॉपरली नोट्स बना लीजिए। थैंक यू क्लास, जय हिंद।